Hello dear students, welcome to this new video. In this video, we are going to discuss about simple future tense. Simple future tense को जनरली हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? Future indefinite tense. Okay. All the tenses which have simple before their name, suppose the simple indefinite, simple present tense, simple past tense, simple future tense, we all call them indefinite also, right? So what is the structure of the future simple tense? For the affirmative sentence, affirmative means where there is affirmation means positive sentence. Positive sentence में structure क्या होगा future indefinite tense का? Subject plus will और shall plus V1 plus others. अच्छा, will और shall दो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हमारे पास होती हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा हमारा तो हम क्या करेंगे, विल लगा लेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम इसमें शैल यूज़ कर लेंगे, राइट. प्लस V1 प्लस अदर्स. V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट. आई और वी के साथ मोस्टली प्लेसेस पे आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, एंड विद ऑल अदर subjects, rest of the subjects we will use will with them in the sentence. Sure. Then for the example here, first example we are going to take, I shall go to Dehradun tomorrow. अब फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए टुमारो यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि कल की बात है, आने वाले कल की बात है. सो आई शैल गो टू देहरादून, मैं कल देहरादून जाऊँगा. बिकॉज यहाँ पे आई था, आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट. सो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हुआ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, आई शैल गो टू देहरादून टुमारो. दे विल कम बिकॉज दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी हैव यूज्ड योर विल कम हियर इन द इवनिंग, राइट. सो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मूले से हमारा क्या होगा, फॉर्मेटिव सेंटेंस, दे विल कम हियर इन द इवनिंग, राइट. एंड बिकॉज इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, इट विल बी समथिंग लाइक a statement where there will be no any kind of negation. Just according to the formula we have kept subject, then our auxiliary verb, then V1, then others. Is that clear? Now we are going to discuss the negative sentence of future indefinite tense कि स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन विल और शैल, देन नॉट, देन V1, देन अदर्स. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दैट जो हमारा नॉट आएगा सेंटेंस में, जो हम नॉट का यूज़ करेंगे वो हम शैल या विल के और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके बीच में यूज़ करेंगे. ओके, आई मीन टू से सेंटेंस एग्जाम्पल कैसे हम लेते हैं, आई शैल नॉट गो. ऐसा नहीं कर सकते कि आई शैल नॉट गो नॉट या कुछ भी, बिकॉज हमें जो वर्ब, आई मीन टू से जो हमें नॉट वर्ड यूज़ करना है वो हमें अपनी ऑक्सिलरी वर्ब और अपनी जो V1 आएगी, फाइनाइट वर्ब आएगी, उसके बीच में यूज़ करना है, राइट. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फाइनाइट वर्ब के पहले. तो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, शैल है. फाइनाइट वर्ब क्या है, गो है. फाइनाइट वर्ब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना गो के फॉर्म बनते हैं V1, V2, V3, जिसके बन सके उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. फाइनाइट वर्ब हमारा क्या करता है, एक्शन को डिनोट करता है, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, दैट आई हैव टोल्ड यू, सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन नॉट, देन V1, देन अदर्स, राइट. सो लेट्स गो टू द इंट्रोगेटिव. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, देखो कोई सा भी एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाने जा रहे हो किसी भी टेंस का, वेदर इट इज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, योर ऑक्सिलरी वर्ब विल कम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट. सेंटेंस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, राइट. एज द सेम यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो विल और शैल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर्स, प्लस क्वेश्चन मार्क. One more thing you have to remember here, that you have to use question mark in the last of the interrogative sentence, right? Okay, for the example, आई है, आई के साथ में फ्यूचर में हम क्या लेके चलते हैं, शैल लेके चलते हैं, राइट. ऑक्सिलरी वर्ब शैल रहती है. अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारी सबसे पहले आ जाएगी, शैल हमने सबसे पहले रख लिया, देन सब्जेक्ट आई, देन गो, देन देयर, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. शैल आई गो देयर, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट. Then the next example, let's take, will they write a letter, question mark. Okay, so यहाँ पे they आया हुआ था, they के साथ में because it is a plural subject we will use will,
एंड यहाँ पे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन लास्ट में क्या बन के आया है, विल दे राइट अ लेटर. ओके, सो दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हेन इट इज ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. विल और शैल, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज द ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन अदर्स. ओके, सो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन अदर्स. शैल है, शैल के साथ आई के साथ शैल आएगा हमारा. सो आई के साथ हमने शैल का यूज़ किया. शैल आई नॉट गो देयर, विल दे नॉट राइट अ लेटर. ओके, देखो सेम सेंटेंसेस को किस किस फॉर्मेशन में हम चेंज कर रहे हैं, राइट. सेम सेंटेंस यहाँ पे शैल आई गो देयर था, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, शैल आई नॉट गो देयर. तो जो नॉट लगेगा इंडिकेटिव इंट्रोगेटिव में वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो वी हैव यूज्ड हियर with the plural subject will, and with the singular subject we will use except I and we, with the rest of the subjects we will use shall, will, and with I and we will use shall. I और we नाम का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ में हम shall यूज़ करेंगे, I और we के साथ में, राइट. बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में ही हो, शी हो, नेम हो, कुछ भी हो, हम क्या यूज़ करेंगे, will का यूज़ करेंगे. ओके, and here you have to remember when you go to make negative interrogative of any kind sentence, तो फॉर्मेशन में ये ध्यान देना है हमें कि जो will से यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे will सबसे पहले आ गया हमारा. ओके, फिर सब्जेक्ट आ गया, देन जो ये फाइनाइट वर्ब है और ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, इनके बीच में नॉट लगता है. नेगेटिव वर्ड हमारा इसके बीच में आएगा. ओके, यू कांट से दैट विल दे राइट लेटर और नॉट. This is not the formation, right? You have to use the negative word between subject and finite verb. finite verb हमारी right है, subject हमारा they है. हम negative जो हमारा not नाम का word था उसको हम दोनों के बीच में रख देंगे. Will they not write a letter, and we will use a question mark in the last of the sentence. Question mark किस किस sentence में लगेगा, interrogative में और negative interrogative में. Is that clear? So now let's discuss about some of the common uses of this tense. When shall is used with second and third person, it expresses determination, promise, intention. Is that clear? So जब shall का यूज़ होता है ना, सेकेंड या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग होगा तो डिटर्मिनेशन दिखाता है. जैसे अब इसका कहने का क्या मतलब है इस रूल का, जैसे कि अभी तक हमने ये स्टडी किया हुआ है कि आई और वी, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी विल यूज़ विल. हमने क्या बताया, आई और वी के साथ में हम शैल का यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम विल का यूज़ करेंगे. लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे ये रूल डाइवर्ट हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाता है. इज दैट क्लियर? मतलब उल्टा हो जाता है. उल्टा है मतलब आई और वी के साथ हम अभी तक शैल यूज़ करते थे, तो हम एक जगह ऐसा आता है जहाँ आई वी के साथ हम विल यूज़ करने लगते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के साथ जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करने लग जाते हैं. अब ऐसा कब होता है, जब डिटर्मिनेशन दिखाना होता है. जैसे आई शैल गो, इसका हिंदी मतलब होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा. बट अगर मैं यहीं पे कह दूँ आई विल गो, इसका मतलब मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा. ओके, दैट इज़ माई डिटर्मिनेशन, मैं ज़रूर जाऊँगा. सो ये जो सेंटेंस हिंदी में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में अगर डिटर्मिनेशन दिखाना है हमें, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, आई वी के साथ में शैल ना यूज़ करके विल यूज़ कर लेते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हम शैल यूज़ कर लेंगे. जब उल्टा चीज़ें होगा ना यहाँ पे, तो वहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखेंगी. इज दैट क्लियर? एज द सेम यहाँ पे उन्होंने लिखा, ही शैल नॉट अपोलोजाइज वॉट एवर मे हैपन, चाहे जो हो जाए वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा. ओके, तो यहाँ पे ही के साथ में शैल आ गया. बाकी यही सो यही चीज़ हमने सीखी, डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या इंटेंशन दिखाने के लिए हम थोड़ा सा अपोजिट यूज़ करते हैं. जो सब्जेक्ट जो अपना रूल है उस थोड़ा अपोजिट में आ जाते हैं. आई वी के साथ हम शैल यूज़ करते थे, वहाँ पे हम विल यूज़ कर लेंगे. इज दैट क्लियर? ओके, सो व्हाट इज़ द कॉमन यूज ऑफ दिस टेंस? लेट्स लर्न द सेकंड पॉइंट. शैल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन. अब शैल का यूज़ कहाँ एक और जगह होता है कि फर्स्ट पर्सन में. ओके, कोई ऑफर या सजेशन देने के लिए, जैसे शैल आई ओपन द डोर, क्या मुझे ये डोर ओपन करना चाहिए, एंड यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो वहाँ पे भी जहाँ पे ऑफर या सजेशन देना हो वहाँ पे भी हम शैल का यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में. थर्ड यूज़ इसका क्या है, विल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन.
विल जो अगर फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है ना हमारा, तो जब फर्स्ट पर्सन के साथ में विल आएगा, विल नाम का एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगी ना, तो वहाँ पे क्या होगा, विलिंगनेस होगी, मतलब इच्छा दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाया जाएगा, राइट। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं अपने से ही कर लूँगा। यहाँ पे भी आई के साथ में शैल, भी हमने स्टडी किया आई के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आई के साथ विल यूज़ कर रहे हैं ना, तो विल का यूज़ अगर दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, ये सब के लिए हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं, राइट। ये थोड़ा सा मिलता हुआ रूल है ना ऊपर वाले रूल से, फर्स्ट रूल और ये यहाँ पे थर्ड रूल हमारा थोड़ा मिलता जुलता रूल है ना, वहाँ पे भी यही चीज़ सीखा हमने, यहीं पे भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है ना। सो इज़ दैट क्लियर? जहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाना होगा, विलिंगनेस दिखाना होगा, वहाँ पे हम थोड़ा सा आई वी के साथ जहाँ पे हम शैल लगाते हैं तो वहाँ विल का यूज़ करने लग जाएंगे। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, शैल का यूज़ करने लग जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? फोर्थ यूज़ देखते हैं। द फ्यूचर सिंपल इज़ यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। फ्यूचर सिंपल का क्या यूज़ होता है, वो जो इंसान बोलने वाला होता है ना उसको ओपिनियन दिखाता है, फॉर समथिंग टू बी डन इन द फ्यूचर। और जैसे आपको अगर कोई बात फ्यूचर में कहनी है ना, तो वहाँ पे आप फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हो, कोई बात अपनी फ्यूचर कहने के लिए। इज दैट क्लियर? For this, we use verbs such as believe, know, suppose, think, etc. We also use adverbs such as perhaps, possibly, surely, etc. Okay, adverbs क्या होते हैं? Adverbs are actually वो वर्ड होते हैं जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी नाउन प्रोनाउन, मतलब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब खुद, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब की सेंटेंस में क्वालिटी बताता है एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तीन को छोड़ करके बाकी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्पेशलिटी बता, उसकी मॉडिफाई करे, राइट। वहाँ पे क्या होता है, एडवर्ब होता है। सो एडवर्ब के वर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, इसे देखो। पॉसिबली, मोस्टली एडवर्ब्स की आपको मैं एक रिकग्निशन बताता हूँ, आइडेंटिटी कैसे आप पहचानोगे ये एडवर्ब है, लास्ट में उसके एल वाई लगा रहता है। 98% केसेस में हमने, मतलब ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो एडवर्ब होंगे वो लास्ट में एल वाई अपने साथ लगाए होंगे, जैसे पॉसिबली, श्योरली, विलिंगली। ओके, सो यहाँ पे हम जब एडवर्ब देखेंगे तो वही इस रूल में बताया गया है कि वी यूज़ वर्ब्स सच एज बिलीव, ये जो वर्ब्स हैं जो दी गई हैं, और एडवर्ब का भी यूज़ हम फ्यूचर सिंपल में कर लेते हैं। जैसे वी थिंक शी विल रीच देयर इन टाइम, ऐसा हम सोचते हैं कि उस टाइम पे पहुंच जाएगी। दे सपोज, वैसा सोचते हैं, दैट ही विल नेवर हेल्प हिम, कि उनकी कोई मदद नहीं करेगा। मतलब अगर सपोज आया हुआ है तो वो भी फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, राइट। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, अब कोई किसी कुछ हैबिट हो उसको भी हम ना इसी टेंस में शो करते हैं। किस टेंस में? फ्यूचर सिंपल टेंस में। जैसे दे विल टीज यू अगेन एंड अगेन, वो तुम्हें बार बार टीज करेंगे क्योंकि उनकी हैबिट यहाँ पे शो हो रही है ना, तो कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस, जो अभी हुआ नहीं है वो अभी होना है। जैसे आई शैल हेल्प यू, मैंने अभी तुम्हें हेल्प की नहीं है लेकिन मैं करूँगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? आई शैल हेल्प यू। यही अगर मुझे बोलना होता, डिटर्मिनेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, डिटर्मिनेशन दिखाना होता, तुमने क्या स्टडी किया कि यहाँ पे क्या हो जाता? आई विल हेल्प यू। कब हो जाता? डिटर्मिनेशन दिखाना होता, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही करनी, मैं जरूर करूँगा, तो वहाँ पे आई विल हेल्प यू। यहाँ पे नॉर्मली वे में कहा गया है कि आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, राइट। सो लेट्स गो टू लर्न नाउ द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, जैसे हमने इस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा, स्टडी किया, अब हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के चारों पार्ट्स की स्टडी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे नॉर्मल सब में आता है। विल शैल आएगा, जैसे नॉर्मल फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सिलरी पर विल और शैल ही है। विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, आई मीन विद आई एंड वी हैव shall, and with the rest of the subjects we have will। एंड वहाँ उसके बाद में यहाँ पे जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, ओके, यहाँ पे प्रोग्रेसिव में काम होता रहेगा, तो कॉन्टीन्यूसली कोई काम होता रहेगा, तो यहाँ पे बी नाम की वर्ब चलेगी हमारी सब में, चारों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब जगह बी हमें दिखने वाली है। तो सब्जेक्ट के साथ में एक ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बी, देन हमारी V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ एनी गिवन वर्ब प्लस अदर्स। फॉर द एग्जाम्पल, ही विल बी डूइंग द वर्क, he is a subject who will be doing the work. How will you go to find out the subject? You have to
Make a question with the word who in the sentence. So he will be doing the work, who will be doing the work, he will be doing the work. So आंसर क्या मिला हमें? ही मिला. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. ओके, अब ही के अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑक्सिलरी वर्ब पुट करनी है. ऑक्सिलरी वर्ब ही के साथ में क्या लगाएंगे? अभी मैंने आपको बताया आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा. तो आई वी है, नहीं है, क्या है? ही के साथ विल. बी सेंटेंस में हमें पता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी होता है फॉर्मूला, इसका बी हमने रख दिया. देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे हम ही विल डू नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए. तो फोर्थ फॉर्म कैसे मिलेगा? आईएनजी लगा के. ओके, डू में आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा. ही विल बी डूइंग द वर्क. इज दैट क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बन गया. निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब और आपकी V4 के बीच में आपको नॉट लगा देना. ऑक्सिलरी वर्ब और आपके V4 और ये जो फाइनाइट वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देना है. ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या है? विल शैल बी नहीं है, राइट. बी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. हमारी ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ क्या है? विल और शैल है. बी हमारी फाइनाइट वर्ब है. क्यों फाइनाइट वर्ब है? आपको लगता होगा ही विल बी या शैल बी, ये हमारी पूरी फाइनाइट वर्ब है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि बी खुद में फाइनाइट वर्ब है. इसका फॉर्म आपने सुना होगा, भी मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है इनके साथ इनके फॉर्म चलते हैं V1 V2. सो बी के कौन से फॉर्म होते हैं? बी, वॉज, बीन, बीइंग. ऐसा आपने सुना होगा, बीइंग नाम का वर्ड सुना है ना. तो वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इसके फॉर्म बनते हैं तो फाइनाइट वर्ब है. वी कांट से दैट इट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, राइट. सो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारा नॉट लगेगा वो विल, शैल और बी के बीच में लगेगा. व्हाट आई मीन टू टेल यू इज़ दैट जब आप नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बनाओगे तो वहाँ पे आपको जो नॉट लगाना है वो आपको विल, शैल और बी के बीच में लगाना है. विल, शैल के बाद और बी के पहले. Okay, then you will keep the ing form of the verb, then others. He will not be doing the work. He will not be doing the work. You can't say that he will be not doing the work. It is wrong. Because you have to say he will not be doing. He will not be doing. Is that clear? Let's go to the interrogative part. Just यहाँ से जैसे अभी हमारा जो निगेटिव वाला सेंटेंस दिया गया है ना, बस यहाँ से आपका ये जो विल है, ये जो विल दिख रहा है, इसको उठा करके आप यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले पुट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है. विल और शैल हमारा सबसे पहले इंट्रोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर्स, राइट. तो हमने क्या काम किया? यहाँ से विल को उठा करके यहाँ पे रख दिया. सो जहाँ ही विल लिखा हुआ था हमारा सेंटेंस क्या बन गया? विल ही, राइट. इंट्रोगेटिव क्या हो गया? विल ही. अब बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी डोंट नीड टू यूज नॉट. सो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बना? विल ही बी डूइंग द वर्क. एंड बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव वी हैव टू रिमेंबर टू यूज a question mark as well. So we have kept the question mark in the last of the sentence. Finally sentence में क्या मिला? Will he be doing the work. इंट्रोगेटिव में क्या हमने किया? ऑक्सिलरी वर्ब को हमने सब्जेक्ट के पहले रख दिया, नॉट हटा दिया. इज दैट क्लियर? ओके. नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है? विल, शैल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ गया प्लस सब्जेक्ट. ओके, ठीक है. नॉट, ठीक है, हम जानते हैं सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, बी के पहले नॉट लगेगा, इतना हमें पता है. ओके, प्लस V4 हमारी V4 है. V4 हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म को V4 कहते हैं, ठीक है. अदर्स जो बचा हुआ रहेगा हम उसको लिख देंगे, जो द वर्क रहे कुछ भी रहे उसे हम लास्ट में लिख देंगे, राइट. सो यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या बना? विल ही नॉट बी डूइंग द वर्क. विल ही नॉट बी डूइंग द वर्क. देखो निगेटिव सेंटेंस और इससे थोड़ा सा मैच कराना आप निगेटिव इंट्रोगेटिव से. क्या इन्होंने किया है निगेटिव इंट्रोगेटिव में कि बस यहाँ पे ही विल नॉट बी डूइंग द वर्क था, ये इस विल को उठा करके इन्होंने पहले रख लिया. विल ही नॉट बी डूइंग द वर्क? क्वेश्चन मार्क. ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ फुल स्टॉप है. बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है. ये जब भी आपको निगेटिव सेंटेंस अगर आपने बना के रखा हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. बस आपको ये अपनी ऑक्सिलरी वर्ब क्या करना, सब्जेक्ट के पहले पुट कर देना है, और आपका निगेटिव जो सेंटेंस है वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स गो टू द अनदर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस हम स्टडी करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम जानेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट में कि यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले हम कीप रखेंगे, फिर विल या शैल रखेंगे. अब विल और शैल सब्जेक्ट को देख के रखेंगे. अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पे शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ में हम विल लगाएंगे. इज दैट क्लियर? फिर हम हैव का यूज़ करेंगे, फिर हम V3 यूज़ करेंगे. मीन्स अगर हैज़ और हैव आया हुआ है किसी भी टेंस में तो अपने साथ V3 लेगा, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
then we will keep the rest of the things whatever will be given in the sentence. सो सेंटेंस हमारा फाइनली एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बनता है. ही विल हैव डन द वर्क. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया हु विल हैव डन द वर्क, ही विल हैव डन द वर्क. फिर हमारा विल आया. विल क्यों रखा हमने? क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो आई भी नहीं था. आई भी होता तो हम शैल लगा लेते, लेकिन अगर आई भी नहीं है तो हमने यहाँ पे विल का यूज़ कर लिया. फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पे हैव हमारे फॉर्मूला में दिया हुआ तो हमने हैव लिख लिया. फिर V3 डू की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, यहाँ पे हमने V3 का यूज़ कर लिया. देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव केप्ट एंड फाइनली वी हैव गॉट अ सेंटेंस ही विल हैव डन द वर्क. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, देन विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे. आप सब्जेक्ट को देखोगे फिर आप सेलेक्ट करोगे कि मैं विल लगाऊंगा कि शैल यूज़ करूंगा. अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम शैल लगाएंगे, अगर आई वी नहीं है तो हम विल का यूज़ करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस से हम यहाँ पे तुरंत उसके बाद में सब्जेक्ट के शैल के बाद में विल के बाद में नॉट लगा देंगे. देन हैव, देन V3, देन अदर. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट हमने ही रख लिया. ही हमारा क्योंकि सब्जेक्ट था, आई भी हमारा सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे शैल लगाते. बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज़ ही, हमने यहाँ पे विल का यूज़ कर लिया. फिर हमारे फार्मूला कहता है कि हमें नॉट का यूज़ करना, नॉट हमने यूज़ कर लिया. देन हमने हैव कीप किया यहाँ पे. V3 डू एक हमारी वर्ब है, सो डू की V3 क्या होगी? डू डिड डन, वी नो. सो हमने डन लिख लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला. देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव केप्ट एंड फाइनली वी हैव गॉट अ सेंटेंस ही विल नॉट हैव डन द वर्क. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो टू डिस्कस द इंट्रोगेटिव पार्ट ऑफ दिस टेंस. इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन V3, देन अदर्स. तो हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब रख लिया, ठीक है, हमें फॉर्मूले में पता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, हमने ऑक्सिलरी वर्ब विल रख लिया. देन हमने हैव लगा दिया हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. देन V3, देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो सेंटेंस क्या बना? विल ही हैव डन द वर्क. यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज योर सेंटेंस विल नॉट बी करेक्ट. इज दैट क्लियर? Then the fourth part here we have to study negative interrogative sentence. So अभी हमने एक चीज़ और स्टडी की थी, निगेटिव सेंटेंस अगर हमने बना लिया है तो वहाँ से निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना आसान हो जाता है. फॉर एग्जांपल विल या शैल का यूज़ हम सबसे पहले करेंगे फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने विल और शैल सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल सेलेक्ट विल और शैल, देन नॉट, देन विल और शैल के बाद में सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन V3, देन अदर्स. सबसे पहले क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था, हमने यहाँ पे ही के साथ में विल लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ में विल. विल ही, नॉट का यूज़ हमने बिकॉज निगेटिव इंट्रोगेटिव है. हैव डन दी वर्क. ओके, डन क्योंकि V3 है. ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब एक बार हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव नेगेटिव को थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं. ओके, सो हमने एक काम इसमें एक्स्ट्रा किया हुआ है कि बस इस विल को उठा करके ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी है यहाँ सबसे पहले रख दिया सेंटेंस में ना. इस विल को अगर हम यहाँ सब सेंटेंस पहले रख दें यहाँ से हटा करके तो वहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा? विल ही नॉट हैव डन द वर्क. यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विल ही नॉट हैव डन द वर्क क्वेश्चन मार्क. इस फुल स्टॉप जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है. तो निगेटिव की ऑक्सिलरी वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले रख करके तुरंत निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? Let's go to discuss some common uses of future progressive tense. तो पहला इसका कॉमन यूज़ क्या होता है? द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड. एन एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कॉमन यूज़ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाई अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. जैसे कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो, आपको पता हो कि आप फ्यूचर में इतने टाइम पे ख़त्म कर लोगे, वहाँ पर क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है. फॉर द एग्जाम्पल दे विल हैव रीच द स्टेशन इन हाफ एन आवर. जैसे आपको कहना है कि आप स्कूल 15 मिनट में पहुँच जाओगे, सो यू विल से वी विल हैव रीच द स्कूल विद इन 15 मिनट्स, राइट. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दे विल हैव रीच द स्टेशन इन हाफ एन आवर. एक आधे घंटे में वो पहुँच जाएंगे. सो एक टाइम भी दिया हो, सर्टेनिटी हो थोड़ा सा कि सर्टेन टाइम हो, कितने टाइम में पहुँचना है, फ्यूचर की बात हो रही हो, अभी पहुँचे नहीं है, पहुँचेंगे. दे विल. ओके, सो वहाँ पे क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है. दूसरा कॉमन यूज़ क्या है इसका? टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस. तो जो इंसान बोलने वाला होता है ना, जो सेंटेंस को बोल रहा है, जैसे शी विल हैव नोन द, ओके, नो हियर देयर इज एग्जांपल शी विल हैव नोन द जुनेजास. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि श्योरिटी है कि स्पीकर इज हैव बिलीव दैट शी विल हैव नोन, कि वो जरूर जानती होगी, राइट, अबाउट एनीथिंग. ओके, सो इफ देयर इज अ श्योरिटी और देयर इज अ सर्टेन टाइम दैट यू हैव
यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट एनी काइंड ऑफ वर्क एट सर्टेन टाइम, देन वहाँ पे कॉमन यूज़ में क्या होता है कि वहाँ पे कॉमन यूज़ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर्स। ओके, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ में हम विल यूज़ करेंगे, हैव देन बीन देन V4 मतलब ING फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब देन द अदर्स द वर्क। ओके, सो द सेंटेंस क्या हमारा बन के आया? ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ जो करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और बीन के बीच में करेंगे। सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज विल और शैल, देन नॉट, देन बीन, देन V4, देन अदर्स। फॉर द एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क। सो हमारा विल और यहाँ पे हैव बीन के बीच में क्या लग गया यहाँ पे? सो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? जैसे आप अफर्मेटिव ध्यान दीजिएगा, ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क। सो यहाँ पे ही विल नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क। विल और हैव के बीच में क्या लग, विल और हैव के बीच में नॉट लग गया, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो गया? ही विल नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क। इंट्रोगेटिव में हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख लेंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर्स। हमारा एग्जांपल क्या बनेगा? विल, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। ओके, हैव बीन डूइंग द वर्क, क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट वी विल यूज, द सेंटेंस विल बी विल ही हैव बीन डूइंग द वर्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव में जैसे हम अभी तक करते आए हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन V4, देन अदर्स, राइट। तो निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे जो हमने निगेटिव वाला बनाया था, ये दूसरा वाला ना, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क, इसमें क्या करना है? विल को सबसे पहले रख देना है ऑक्सिलरी वर्ब को, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में। वही हमने यहाँ पे किया, विल ही नॉट हैव बीन डूइंग द वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगर आप निगेटिव एक बार बना लिए हो सेंटेंस ना, तो वहाँ से आप बस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख लो, आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इज दैट क्लियर? What are the common uses of this tense? The future perfect progressive tense expresses an action as being in the progress over a period of time and that will end at some point in future. So future perfect progressive tense क्या बताता है? ये कोई एक्शन के बारे में बताता है जो कि अभी प्रोग्रेस में हो और पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से प्रोग्रेस में हो, और दैट विल एंड इन द फ्यूचर सम टाइम इन फ्यूचर। तो वो कुछ टाइम के बाद, जो पहले से अभी तक चल रहा हो, कुछ टाइम के बाद वो फ्यूचर में एंड होने वाला हो। So it shows this thing. Okay, for the example, in the next June I shall have been completing my studies. In the next June. Okay, so next June में मैं क्या करूँगा? अपनी स्टडी को ख़त्म कर चुका होऊंगा. So it is a plan of future. We have not completed our study, but we were discussing that in the next June we will complete, right? So in this way we use the future perfect progressive tense. Okay, here one exercise has been given to all of you for solving. Fill in the blanks with correct form of the verbs given in the bracket. Okay, अब आप करेक्ट फॉर्म कैसे यहाँ पे फिल करोगे? देखो, जैसे अगर आपको टुमारो दिया हुआ है, लास्ट में आप देखना सेंटेंस के टुमारो दिया है, इट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑफ द फ्यूचर. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे? जो वर्ड्स होंगे लास्ट में, या फिर जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं, वर्ब्स के फॉर्म आपको फिल करने हैं. ओके, आज जैसे यहाँ पे जितने भी आपको एक्सरसाइजेस दी गई है, फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. देन इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, देन यू हैव टू कम हियर टू द सॉल्व एक्सरसाइज एंड यू हैव टू match your answers with that. Okay, so there is one exercise has been given to you at the last of the PDF. So I think we have covered all the tenses very well, and in this video we have discussed rest of the tenses which were remained to be discussed, and I hope you have undertaken the formulas, the basics, and what are the main uses of the tenses in this video very well. और अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे, इसके सबको आप रिमेंबर करके रखोगे ना, तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से पहचान सकते हो, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, कौन सा पार्ट है, राइट. और यहाँ से आपको ट्रांसलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज. दैट व्हेन यू विल नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर वे टू राइट अ सेंटेंस, so it will help you in writing skill and also speaking skill, and because it is a 10th chapter, so definitely it will help you. Okay, so for the more information or for the more videos about grammar, we will meet in the next video. Till then, see you, take care here.